Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you Consumer Protection Act 1986. अब जो है 2019 में क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं। उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। तो आज की डेट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो लागू है, इम्प्लीमेंट हो रखा है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में 2019 भी कवर अप करा है। इसमें क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कंज्यूमर के राइट्स हैं, ये हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर, मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो किसी चीज़ को खरीद के लाता है कंसिडरेशन के लिए, मतलब कुछ दे के, पैसों से वो उस चीज़ को खरीद के लाता है। वो पैसे उसी समय भी दे सकता है या बाद में भी दे सकता है, या कुछ पैसे अभी दे सकता है, कुछ पैसे बाद में दे सकता है, या फिर वो कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। तो वो कंज्यूमर है। इसके अलावा वो पर्सन भी कंज्यूमर है जो उस चीज़ को यूज़ करता है। जैसे जिसने चीज़ खरीदी उसने अपने परिवार के किसी मेंबर को जाके वो चीज़ दे दी, ठीक है। जैसे उसने अपने फादर को दे दी वो चीज़ जो उसने खरीदी थी, तो यहाँ पे उस चीज़ को कौन यूज़ कर रहा है? उसका फादर यूज़ कर रहा है, उसके फादर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके फादर जो है वो कंज्यूमर की मर्जी से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके फादर भी कंज्यूमर हुए। लेकिन कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो पर्सन नहीं आता जो गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है। मीन्स आप चीज़ को खरीद रहे हो दोबारा बेचने के लिए, आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो। तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो पर्सन नहीं आता जो रीसेल या फिर किसी बिजनेस पर्पस के लिए कोई चीज़ को खरीदता है, उसे यूज़ नहीं करता, मतलब उसे आगे बेच देता है, तो वो कंज्यूमर में नहीं आएगा। ओके, अब मैं आपको इसे पढ़ के बताती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, कोई भी इंसान जो गुड्स को खरीदता है कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, कुछ देने के बदले में कुछ लेना। विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड, मीन्स कंसिडरेशन, जब आपने गुड्स खरीदे कंसिडरेशन आपकी पेड है, या तो आपने पूरा पे कर दिए पैसे उसके, या फिर आपने प्रॉमिस किया कि मैं कल पे कर दूंगा, या फिर आपने क्या करा, कुछ पैसे पे कर दिए जो चीज़ आपने खरीदी, उसके बाकी पैसे आपने प्रॉमिस कर दिए कि मैं इसे कल पे कर दूंगा। या फिर आपने वो चीज़ को खरीदा क्रेडिट पे, उधार पे, बाय अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर आपने कहा कि मेरे को एक गुड्स दे दो और मैं इंस्टॉलमेंट्स दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट कर दूंगा। जैसे कि अगर हम कार को फाइनेंस करते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा डेफर्ड पेमेंट में, ठीक है। तो इसमें वो कंज्यूमर भी आता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर्सन ने अपने फादर को गुड्स यूज करने को दे दिए, तो इसमें वो पर्सन भी आता है जो उन गुड्स को यूज करता है, अदर देन द पर्सन हु बायज द गुड्स फॉर कंसिडरेशन, उसके अलावा जिसने उस चीज़ को खरीदा है, मीन्स उस पर्सन के अलावा। लेकिन जो चीज़ को यूज़ कर रहा है, जैसे उसके फादर जो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो अपने बेटे के अप्रूवल से वो चीज़ को खरीद रहा है। व्हेन सच यूज़ इज़ मेड विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने उससे बिना पूछे, उसे बताए बगैर आपने वो चीज़ उठाई और यूज़ करने लग गए, तो फिर आप कंज्यूमर नहीं हुए। मीन्स जिसने चीज़ खरीदी है आप उसकी मर्जी से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, लेकिन कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो पर्सन इंक्लूड नहीं होता है, उसे हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे जो गुड्स को रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है, मतलब आगे बेचने के लिए खरीदता है। वो उसे यूज़ नहीं कर रहा है, गुड्स को सिर्फ खरीद रहा है फिर उसे आगे बेच दे रहा है, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है उसे आगे रीसेल करके। तो वो जो पर्सन है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर ऑफ गुड्स के लिए। और अब आ जाओ कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज के लिए। सेम वही लाइन्स हैं, वही मतलब है, बस फ़र्क इतना है वहाँ पे जहाँ पे गुड्स था और यहाँ पे सर्विस आ जाएगा। वहाँ पे जहाँ पे बॉट हम गुड्स को खरीदते हैं और सर्विस को क्या करते हैं, हम हायर करते हैं या अवेल करते हैं। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट में गए, वहां पे खाना खाया, तो हम सर्विस को अवेल कर रहे हैं। तो वही वाली डेफिनेशन है। आप लॉ को हमेशा ना तोड़ तोड़ के पढ़िए, डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के पढ़िए, तो आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा और लर्न भी होगा। और एग्जाम में आप जितनी लॉ की लैंग्वेज लिखेंगे
उतने आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर होंगे। सो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज देखो, इट मीन्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, जो किसी सर्विस को हायर करता है या अवेल करता है कंसिडरेशन के लिए, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस टू बी पेड, अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वही 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ए कंज्यूमर ऑल्सो इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी, इसमें बेनिफिशियरी आ जाएगा, मीन्स उस पर्सन के अलावा जिसने उसको, जैसे रेस्टोरेंट में आप गए खाना खाने के लिए, आपकी फैमिली भी गई, तो फैमिली भी बेनिफिशियरी है उसमें, चाहे उसका बिल आपने दिया, ठीक है। तो जिसने उस सर्विस को यूज़ किया आपकी मर्जी से, मतलब उस पर्सन की मर्जी से, जिसने उस सर्विस को अवेल किया है, उसकी मर्जी से और लोग भी, मीन्स उसके फैमिली मेम्बर्स उस सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं। बट इसमें वो पर्सन नहीं इंक्लूड होगा जो किसी भी सर्विस को लेता है कमर्शियल पर्पस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर को रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, जो कि कौन करता है? सेलर करता है। सेलर कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है, उन चीज़ों से कंज्यूमर को बचाना ही इस एक्ट का मकसद है। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी डेफिनेशन कवर अप करूंगी, तो उसमें बताऊंगी, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ एग्जांपल से। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होता है, जैसे एक पर्सन जो है वो गैस का कनेक्शन लेने गया डीलर के पास, तो डीलर ने कहा हम आपको गैस का कनेक्शन तभी देंगे, आपको चूल्हा भी हमारे से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई, जैसे कि सेलर कहता है कि मेरी जो कार है, ये जो कार मैं सेल कर रहा हूँ, ये 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, लेकिन एक्चुअल में वो कार जो है वो 10 किलोमीटर्स का ही माइलेज देती है। तो यहाँ पे जो है ये हो गई हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो कंज्यूमर को इन सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मकसद है। नेक्स्ट इज एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट। ये एक्ट जो था वो हमारा 5 दिसंबर 1986 में आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडेड का मतलब होता है चेंजेस। इस एक्ट में टाइम पे चेंजेस करते रहे। सबसे पहले ये एक्ट अमेंड हुआ 1991 में, फिर 1993 में, फिर 2002 में भी अमेंड हुआ। लेकिन क्या हुआ, 2019 में सारे ही एक्ट को चेंज कर दिया गया और उस एक्ट को चेंज करके क्या बना दिया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या फिर COPRA कोपरा 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कब आया था? इसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल 9 अगस्त 2019 को मिल गया है और ये 20 जुलाई 2020 से लागू भी हो गया है, ठीक है। अब देखो एक्सटेंट, ये सेक्शन 1 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है? जो 1986 वाला एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस एक्ट विल अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अप्लाई होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ, मतलब किसी गुड्स को उसने उसके अंदर अगर नहीं डाला, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी चेंजेस कर सकती है, वैसे सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अप्लाई होता है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखने वाली है, देखो क्या हुआ था, 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करा था, ठीक है। तो उसका जो बेयर एक्ट है उसका, जम्मू एंड कश्मीर वाले का, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि अब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा, ठीक है। तो अब 1986 तो रहा नहीं है, इसको किसने रिप्लेस कर दिया है? इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिप्लेस कर दिया है। तो अब वो भी 9 अगस्त को आया था और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी 9 अगस्त को ही आया था। तो अब क्या है, जो 2019 वाला जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर को भी अब, और जो लद्दाख की जो स्टेट बनाई थी वो सब पे लागू होगा, ठीक है। पहले नहीं था लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर पे ये भी इम्प्लीमेंटेड है। अब देखो कुछ फीचर्स हम पढ़ लेते हैं कि 2019 में ऐसा क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। मींस 2019 में ऐसी क्या नई चीज़ें ऐड करी गई थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने 1986 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 का कब पास हुआ था? ये 30 जुलाई 2019
को लोकसभा में पास हुआ था और फिर राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पास हुआ था। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज गॉट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद उसको प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल देना होता है। प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कब दिया था? वो 9 अगस्त 2019 को दिया था। लेकिन जो ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ इंडिया पे वो 20 जुलाई 2020 से ये इंप्लीमेंट हो गया है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था 2019 में। ओके, अब देखो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कवर अप की गई हैं जो कि हमारे 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं थी। इट कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस एंड टेली शॉपिंग। आज की डेट में लोग ऑनलाइन बहुत सामान मंगाते हैं, तो वो भी तो कंज्यूमर हुए, वो चीज़ों को यूज़ करते हैं मंगा के। तो अब वाला जो एक्ट है 2019 उसमें ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूडेड है, मींस वो पर्सन भी कंज्यूमर है। अब ये 1986 में नहीं था क्योंकि 1986 में तो ऑनलाइन हम कुछ खरीदते ही नहीं थे, ई कॉमर्स तो आई ही नहीं थी। ठीक है, और इसमें टेली शॉपिंग भी इंक्लूडेड है। टेली शॉपिंग जैसे टीवी में होता है, टीवी में कोई चीज़ दिखाई जाती है और आपको नंबर दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में अब इंक्लूड कर लिया गया है। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एट ए प्लेस वेयर कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क्स। पहले क्या होता था 1986 में, कंज्यूमर जो है वो अपनी कंप्लेंट सिर्फ वहीं जाके फाइल कर सकता था जहां का सेलर है। मींस जहां पे सेलर ने अपनी डीलरशिप या अपनी दुकान खोल रखी है तो उसको उसी स्टेट में सपोज अगर उसी जगह पे जाके उसको केस फाइल करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब कंप्लेनेंट मतलब जो इंसान कंप्लेन कर रहा है, जो कंज्यूमर है, वो वहीं पर जहां पर वो रहता है वो वहीं पे जाके उस शिकायत को दर्ज कर सकता है अपनी ही जगह पे, उसे सेलर की प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज इंक्लूडेड। अब आप कंप्लेंट को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो और हियरिंग भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है कई बार। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंक्लूड की है किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। थोड़ा सा उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया है। डिस्ट्रिक्ट फोरम पहले से केस जो था वो 10 लाख तक ही देखता था। ठीक है, अप टू पहले जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था कम अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के केसेस को हैंडल करता था। अब क्या कर दिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है अगर गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ तक है तो वो 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म देखेगा। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस को देखेगा और नेशनल कमीशन अगर किसी गुड्स की वैल्यू 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो उसको नेशनल कमीशन देखेगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी रिवाइज की गई हैं। 1986 में कम थी ये वैल्यूज़, इनका अमाउंट कम था, लेकिन अब इसे रिवाइज कर दिया गया है 2019 में। और हाँ, एक चीज़ और, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक नई अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA भी बोलते हैं। ये एस्टैब्लिश की गई है और इस अथॉरिटी का क्या काम है कि वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके पास बहुत सारी पावर्स दी गई हैं इस अथॉरिटी को। वो मैटर को जाके पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, रिकॉल द प्रोडक्ट और विड्रॉल द सर्विस। इसके पास इतनी पावर है कि वो मार्केट से सारे प्रोडक्ट को वापस भी बुला सकती है, वापस ले सकती है दुकानदारों से अगर कुछ प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, या फिर सर्विसेज को विड्रॉ करवा सकती है। और फाइल केसेस, यहाँ पे एट आएगा, कैट नहीं है, वो गलती से हो गया है। और वो केसेस भी फाइल कर सकती है किसके पास, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा और वो आपके केसेस जो है वो इन फोरम में फाइल कर सकती है। तो इस वाली जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको बहुत पावर्स दी गई हैं। कंज्यूमर कैन गेट कंपनसेशन फॉर एनी हार्म आफ्टर द यूज ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द सेलर। अगर कंज्यूमर जाके मार्केट में कोई चीज़ खरीदता है और उसको खरीदने के बाद अगर उसे बहुत नुकसान हो गया उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो वो सेलर से शिकायत तो करेगा ही करेगा। अब वो सेलर से कॉम्पनसेशन भी ले सकता है, उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन रिसीव कर सकता है। तो ये 2019 में इंक्लूड किया गया है। मीडिएशन सेंटर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विद ऑल फॉर्म्स। सारे फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में मीडिएशन सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं। मीडिएशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सेलर और बायर दोनों इकट्ठे बैठ के बिना कोर्ट में लेके गए उस केस को बैठ के सेटलमेंट जो होती है ना, वैसे अब कर सकते हैं। कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। कोर्ट जो है वो मीडिएशन के थ्रू भी सेटलमेंट के लिए कह सकता है, या फिर सेलर और बायर एक साथ बैठ के भी सारी चीज़ों को सुलझा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी वो 1986 में नहीं थी, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड की गई हैं 2019 वाले में।
अब आ जाओ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्ट। एम्स और ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेंगे, चाहे वो 1986 है चाहे वो 2019 है। तो क्या मकसद है इस एक्ट का? द एक्ट एम्स टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के हित में काम करना ही उनका मकसद है। द कंज्यूमर एक्ट द एक्ट एम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। इस एक्ट का क्या मकसद है कि कंज्यूमर के राइट्स को बचाना, जो हम आगे राइट्स पढ़ेंगे कि उसकी रक्षा करना ही इस एक्ट का मकसद है। टू मेक द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। इसका मकसद है कि वो प्रोविजंस बनाए, इस एक्ट में वो प्रोविजन बनाए हुए हैं कि कंज्यूमर काउंसिल्स को कैसे एस्टैब्लिश करना है। और जैसे कि अभी मैंने बताया 2019 में एक CCPA नाम की नई अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई है ताकि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज टू सेट अप क्वासी जुडिशियल मशीनरी फॉर स्पीडी एंड करेक्ट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। क्वासी जुडिशियल मशीनरी जो है सेटअप करना इस एक्ट का मकसद है। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन बनाए हुए हैं ताकि जल्दी से जल्दी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। ओके, तो यही है इस एक्ट का मकसद। अब आ जाओ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? कंज्यूमर के 6 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि सेक्शन 6 के अंडर दिए गए हैं। और ये सेक्शन 6 जो है वो 1986 वाले का है, ये 2019 का सेक्शन 6 नहीं है, लेकिन हाँ राइट सेम है। राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला राइट है कंज्यूमर का, एवरी कंज्यूमर हैज ए राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हैजर्डस का मतलब होता है नुकसानदायक। कंज्यूमर को पूरा हक है कि उसे ऐसे गुड्स और सर्विसेज से बचाया जा सके जो कि उसकी लाइफ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक है या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक है। ये उसका पहला हक है। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को पूरा हक है पूरी इंफॉर्मेशन लेने का प्रोडक्ट के बारे में। एवरी कंज्यूमर हैज़ ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी मैं खरीद रहा हूँ, क्या क्वालिटी है, क्या प्योरिटी है। हम सब कुछ पूछते हैं ना जब हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो ये हमारा हक है कि हम सेलर से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं ताकि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बच सकें। नेक्स्ट इज राइट टू चूज। अब हमारा तीसरा राइट क्या है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर को पूरा हक है कि वो कहीं से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चूज कर सकता है। जैसे हम जाते हैं, हम पहले एक दुकान में देखते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा ही दूसरा भी दिखाओ दूसरी कंपनी का, तो फिर हमारे पास पूरा हक होता है कि हम उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो हमें हमारी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक लगे या फिर हमें लगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो मतलब हमें पूरा हक है प्रोडक्ट खरीदते समय उसे चूज करने का। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। हर्ड होता है सुने जाना, कि हमें भी कोई सुने। तो कंज्यूमर हैज ए राइट टू बी हर्ड, टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट द एप्रोप्रिएट फॉर्म। कंज्यूमर जो है उसका पूरा हक है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट से तो उसे फोरम में जाके पूरी इंपॉर्टेंस दी जाए, मतलब उसकी बात को सुना जाए। अगर वो शिकायत करने आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे वहाँ से भगा दिया जाए, उसकी पूरी बात को अच्छे से सुना जाए। कहाँ पे? कंज्यूमर फोरम में। Next is right to seek redressal. Every consumer has a right to seek redressal against the unfair trade practice or to restrictive trade practice or the unscrupulous exploitation of consumers. Unscrupulous का मतलब होता है बेशर्मी, और exploitation तो आपको पता ही है, शोषण करना। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कंज्यूमर को पूरा हक है कि अगर उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुई है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है जो कि उसे गलत लग रही है, या फिर अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन हम कहते हैं ना कि वो दुकानदार तो खुद बहुत ज़्यादा लूट रहा है, वो लूटने में लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर कंज्यूमर के पास ये हक होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके उस चीज़ की शिकायत कर सके अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, अगर उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सेलर ने अडॉप्ट की है। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर का हक है कि उसे कंज्यूमर के रिगार्डिंग पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ए कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू नो अबाउट हिज राइट्स एज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को पूरा हक है कि उसे पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या हक हैं, उसके क्या राइट्स हैं। ही इज़ एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ ऑल रेमेडीज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर को पता होना चाहिए रेमेडीज होती हैं कि आप, जैसे सपोज अगर आपने सेलर के खिलाफ केस किया तो
आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या रेमेडीज है, आपको क्या क्या चाहिए। मीन्स आपको सिर्फ आपके अपने पैसे वापस चाहिए, या फिर वो गुड्स आपको एक्सचेंज करके दे, ठीक है, या फिर आपको कॉम्पनसेशन भी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, आप उसके बदले में उससे क्या क्या ले सकते हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो हैं वो इस एक्ट में सेटअप की गई हैं, और जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं ये एडवाइजरी बॉडीज़ हैं। ये आपको सलाह देती हैं अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है एज अ कंज्यूमर, या फिर किसी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है आपके साथ सेलर ने, तो आप इन काउंसिल्स में जा सकते हो और ये आपको एडवाइस देती हैं और ये आपको बता सकती हैं कि आपको कैसे जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल करना है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट 3 लेवल्स। ये 3 लेवल्स पे एस्टैब्लिश की गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सबसे पहले है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये सेंट्रल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है ये काउंसिल। इसको कौन एस्टैब्लिश करता है? फर्स्ट है इसकी एस्टैब्लिशमेंट। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ सारा, आपको ऐसे ही स्लाइड्स की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, तो फिर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला है एस्टैब्लिशमेंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर से, ठीक है। एक नोटिफिकेशन जारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और उससे वो एक काउंसिल बनाती है जिसको हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बोलते हैं, या फिर सिंपल हम सेंट्रल काउंसिल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं? द मिनिस्टर इन चार्ज। इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? फर्स्ट इज जो कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर इन चार्ज होगा, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर होगा, जो उसका इंचार्ज होगा, वो इस काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसमें उतने ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रखा जाएगा इस काउंसिल में जो कि जिनका इंटरेस्ट मीन्स कंज्यूमर्स के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी पर्सन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, आर्ट्स से जुड़े हुए लोग, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फिट सोचती है कि वो इनके मेंबर्स होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे इसमें, इस काउंसिल में। अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 1987 क्या कहता है? द सेंट्रल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 150 मेंबर्स। सेंट्रल काउंसिल में कम से कम 150 मेंबर्स होने चाहिए। टर्म ऑफ काउंसिल, द टर्म ऑफ काउंसिल शैल बी 3 years। 3 साल के लिए जो है वो काउंसिल एस्टैब्लिश की जाएगी, उसकी टर्म 3 साल होगी। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर मीटिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मीट एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी। सेंट्रल काउंसिल को जब लगेगा वो तभी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, मतलब जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में कम से कम 1 मीटिंग होनी ही चाहिए। द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में थिंक फिट। जो चेयरमैन जहां सोचेगा, जहां मतलब जिस प्लेस को और जिस टाइम को चेयरमैन ने फिट कर दिया कि मीन्स इसी टाइम पे मीटिंग होगी, तो उसी टाइम पे मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी और जगह भी चेयरमैन ही चूज करेगा। शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और उस मीटिंग में वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि मीन्स ऐसे मीटिंग्स होंगी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल। अब सेंट्रल काउंसिल के क्या मकसद हैं, ये सेक्शन 6 के अंडर दिए गए हैं, और ये सेक्शन 6 1986 का सेक्शन 6 है, 2019 का नहीं है, ये ध्यान रखना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, उसका मेन मकसद क्या है कि कंज्यूमर के राइट्स को बचाना, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर को, ठीक है। तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने राइट्स में आपको समझाया है ना, ये वही पॉइंट्स की लाइन है। तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना उन गुड्स से जो कि उससे नुकसानदायक है, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना गुड्स की क्वालिटी क्या है, मींस कंज्यूमर को पूरा हक होना चाहिए कि वो जान सके जाके मार्केट में कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, उसे बताया जाना चाहिए क्या प्योरिटी है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या इसका प्राइस है। द राइट टू चूज फ्रॉम द वैरायटी ऑफ गुड्स, उसके पास पूरा हक होना चाहिए कि वो गुड्स को चूज कर सके एट ए कॉम्पिटेटिव प्राइजेस। द राइट टू बी हर्ड, उसे सुना जाना चाहिए, अगर उसे कोई भी शिकायत है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए और उसे कोर्ट से रिड्रेसल मिले, मींस जो है कंज्यूमर कोर्ट में वो कभी भी जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सके। एंड द 6th वन इज राइट टू गेट द कंज्यूमर एजुकेशन, उसे पूरा हक है कंज्यूमर एजुकेशन लेने का, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हैं, यही मकसद है, इन्हीं चीज़ों को, उसी राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर काउंसिल का मकसद है, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये स्टेट लेवल पे हो गई, ठीक है, मींस हर स्टेट के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश की गई है। एस्टैब्लिशमेंट, इसको जैसे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करा था, इसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाती है, जिसको हम स्टेट काउंसिल भी बोलते हैं। ओके, पॉइंट्स वही हैं, बस आपको थोड़ा बहुत याद करना है। एक बार आप उस लय में याद कर लेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द स्टेट काउंसिल में अब कौन कौन से मेंबर होते हैं? अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर था, जो उसका इंचार्ज था, वो उसका चेयरमैन बनेगा। और ठीक उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इंचार्ज होगा वो इसका चेयरमैन होगा। चेयरमैन किसका? स्टेट काउंसिल का। और इसमें उतने ही सच अदर नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि इतने ऑफिशियल मेंबर्स होने चाहिए, इतने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो उसने पहले से प्रिस्क्राइब कर रखे हैं कि इस काउंसिल में ये होने चाहिए और उनको फिर अपॉइंट किया जाता है। और एक चीज़ और है, ये सी पॉइंट ये 2019 में ऐड हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ये 1986 में नहीं था। सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें वो वाले ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होने चाहिए, मींस स्टेट काउंसिल में कम से कम 10 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए हुए होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मीटिंग्स। द स्टेट काउंसिल इज फ्री टू मीट। स्टेट काउंसिल कभी भी मीटिंग बुला सकती है जब उसे लगे, लेकिन कम से कम साल में 2 मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है स्टेट काउंसिल की। अब टाइम और प्लेस वही होगा, टाइम भी और प्लेस भी कौन चूज़ करेगा? चेयरमैन को जो ठीक लगेगा वही चूज़ करेगा। और क्या प्रोसीजर होगा उस मीटिंग का, उसको किसने प्रिस्क्राइब कर रखा है? स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इस प्रोसीजर से आपको मीटिंग होल्ड करनी है, तो उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। वही पॉइंट्स हैं, थोड़े से चेंजेस हैं बस। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट काउंसिल। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरी स्टेट काउंसिल शैल बी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स विद इन द स्टेट लेड डाउन इन सेक्शन 6, ठीक है। तो वहां पे सेंट्रल काउंसिल का क्या मकसद था? राइट्स को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर की एट द नेशनल लेवल, और यहाँ पे स्टेट लेवल पे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मीन स्टेट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो सेक्शन 6 में दिए गए हैं। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग आता है, तीनों काउंसिल्स आती हैं, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और आप सेंट्रल काउंसिल में ऑब्जेक्ट्स लिख चुके हो ऑलरेडी, जैसे 6 के 6 पीछे जो ऑब्जेक्ट्स थे ना, राइट से जो 6 के 6, ठीक है। तो अगर आप वो पूरे लिख चुके हो तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ यही लिख देना है कि जो सेक्शन 6 में दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली एक ही काउंसिल पे क्वेश्चन आता है, सपोज आपको शॉर्ट नोट आ गया स्टेट काउंसिल के ऊपर, तो फिर आप ये लाइन नहीं लिखोगे कि जो सेक्शन 6 में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक काउंसिल बनाई गई, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए काउंसिल बना दी गई है। और इसको किसने बनाया है? इसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में अमेंड किया गया था, थोड़ा चेंज किया गया था, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इंक्लूड किया गया था, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई थी। उससे पहले 2002 से पहले सिर्फ स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल ही थी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, एक नोटिफिकेशन जारी करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बना देती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेंबर्स। अब इसमें कौन कौन मेंबर है? जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा वो इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा, और इसमें वो सारे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है। नेक्स्ट इज मीटिंग्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को जब भी लगेगा वो तब भी मीटिंग बुला सकती है, लेकिन सेम स्टेट काउंसिल की तरह कम से कम साल में 2 मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम, ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन 2 होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। वही पॉइंट है, सेम लाइन है कि चेयरमैन ही चूज़ करेगा क्या टाइम पे मीटिंग होगी, किस प्लेस में होगी, और वो सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि मीटिंग इस तरीके से कंडक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। वही पॉइंट फिर से आ गया है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी वही मकसद है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहाँ पर भी एज लेड डाउन इन सेक्शन 6 में जो हमने दिए हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशल अलग से क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऊपर एक शॉर्ट नोट दीजिए, तब आप सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमने सेंट्रल काउंसिल में ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, वो सारे आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।